जय हिंद। यदि आप यूपी टेट 2026 में एसएसटी लिए हैं पेपर 2 के रूप में तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग इसमें सामाजिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें खास बात यह है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सभी का कॉम्बिनेशन रहेगा इन प्रश्नों में। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए और जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बताइए, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बताइए सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट करते रहिए। लास्ट में आपको बताना है कि कुल कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी भी है। अशोक को कहीं कहीं शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी भी मिलता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इन लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम स्पष्ट रूप से अंकित है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्या वह अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23 है या फिर अनुच्छेद 24 है। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के मौलिक मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में लगाना, इससे रोकने के लिए मौलिक अधिकार है, ताकि बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में न लगाया जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। बताइए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ए कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है या किलायू है या फिर विसुवियस है। बताइए, 4 विकल्प है। देखिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी किलायू जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। साथियों ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप पर स्थित किलायू वर्तमान में दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। बताइए, अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी के नाम से हम जानते हैं। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी तीसरा भाग जो है अकबरनामा का, उसे हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इसका तीसरा खंड जो है उसमें आईने अकबरी उसको हम कहते हैं, जिसमें प्रशासन का विवरण दिया गया है। आईने अकबरी में क्या है साथियों, तो इसमें प्रशासन का विवरण दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बताइए, आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है ना। बताइए, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अब सवाल ये है कि इसके आसपास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, पतझड़ी वन, घास स्थल वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो साथियों, इसका सही विकल्प है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसके आसपास पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। देखिए, होता क्या है साथियों, अत्यधिक गर्मी और वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। क्योंकि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है ना, जो भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त भी आप इसे कह सकते हैं। ये जो है यह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। आसपास के इलाके गर्म होते हैं सूर्य के प्रकाश की वजह से और वर्षा के कारण। तो गर्मी और वर्षा दोनों के कारण यहाँ आसपास का जो एरिया है इसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है।
भारत हम लोगों के भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? क्या वह कनाडा से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, फिर या आयरलैंड से ली गई है? बताइए साथियों। देखिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है हमारे भारतीय संविधान में वह ब्रिटेन से ली गई है, बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो प्रसिद्ध अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए साथियों, अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। विकल्प बी आपका ठीक हो जाता है। गुरु शिखर सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। क्या है सबसे ऊंची? देखिए माउंट आबू जो कि राजस्थान में स्थित है, वहीं पे गुरु शिखर अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 के मध्य हुआ, उसको वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के मध्य रहा। देखिए असहयोग आंदोलन है क्या साथियों? मतलब उस समय क्या था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन मतलब उनके किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है। या तो उनके सरकारी संस्थान हो, सरकारी आवास हो, सरकारी योजनाएं हो, हर तरह के सरकारी कार्य में उनके वस्त्र हो, मतलब आपको स्वदेशी अपनाना है, ठीक है ना। इस तरह का एक आंदोलन चलाया गया जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। लेकिन उसको अब सवाल यह है कि उसको वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों आप सभी जानते हैं विकल्प बी आपका ठीक है, यानी चौरी चौरा कांड। होता क्या है साथियों, गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पे कुछ उग्र भारतीयों द्वारा जो एक भीड़ के रूप में एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, जहां पे कई सारे पुलिस वाले जल के मर जाते हैं। इसी से दुखी होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है साथियों? क्या वो कैप्सियन सागर है, सुपीरियर झील है, बैकाल झील है, या टिटिकाका झील है? देखिए साथियों सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी बैकाल झील जो है ना वो विश्व की सबसे गहरी झील है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए यह रूस के साबेर ध्यान रखेंगे, यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ स्थित है साथियों? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील में से एक है साथियों, ये ध्यान रखना है आपको। दुनिया की सबसे गहरी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, या स्थायी होता है? देखिए साथियों राज्यसभा तो अस्थायी होता है, राज्यसभा कभी ना भंग होने वाला सभा है, ठीक है ना। जैसे लोकसभा भंग हो जाता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल चूंकि पूछ रहा है तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, ठीक है ना। देखिए राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 इसमें से रिटायर होते हैं। रिटायर का मतलब होता है 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं, फिर नए आते हैं, ठीक है ना। 1/3 सदस्य आपको ध्यान रखना है, लेकिन इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मुगल सम्राट ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी? बताइए कौन सा मुगल शासक था जिसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया? क्या वह अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, या फिर औरंगजेब था? देखिए साथियों इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प सी, यानी शाहजहां जो था वो अकबर से आगरा से अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तो विकल्प सी सही है। ध्यान रखिएगा शाहजहां ने शाहजहानाबाद में यानी पुरानी दिल्ली बसाकर राजधानी स्थानांतरित किया था। ध्यान रखेंगे जो पुरानी दिल्ली है साथियों उसका नाम पहले शाहजहानाबाद था, जिसको किसने बसाया था? शाहजहां ने बसाया था। फिर उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया था, बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है?
बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है, उस आकलन को करने वाली संस्था कौन सी होती है? क्या नीति आयोग उसका आकलन करती है, वित्त आयोग करती है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक करती है, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करती है, यानी एनएसओ करती है? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय इसका आकलन करती है साथियों, किसका? राष्ट्रीय आय का। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, इससे पहले इसको साथियों किस नाम से जाना जाता था? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी सीएसओ के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के नाम से यानी एनएसओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कल आप लोगों से कहा था मैंने ओजोन परत के बारे में कि ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है, कमेंट करना है। किसी ने कमेंट नहीं किया। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। और इस तरह से सब करेंगे आप लोग पढ़ाई, तो देखिए निश्चित रूप से आपका सीट यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। देखिए साथियों, क्या है, आपको जागृत रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो आपको जागरूक रहना है। कमेंट करके उत्तर दीजिए, क्वेश्चन करिए, वीडियो को बार बार देखिए। इस तरह से आप करेंगे ना, देखिए हर रोज एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच करते रहेंगे, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे स्विच करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे नहीं उसे, तो हमें नहीं लगता कि आप फिर क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीडियो और कंटेंट बिल्कुल लो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको वही दिया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, या कभी ना कभी पूछा गया है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या उसके आसपास के क्वेश्चन है जो कि संभावना है कि पूछी जा सकती है। ठीक है ना? ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं क्वालिफाई किया हूँ, इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। हवा हवाई में बात नहीं चल रहा है। ठीक है? तो आप लोग सीरियस होकर पढ़िए। सीरियस नहीं है पढ़ाई में तो प्लीज़ आप वीडियो रोकिए और यहाँ से चले जाइए। फालतू के स्टूडेंट नहीं चाहिए, वही चाहिए जो ईमानदारी से पढ़ाई करे और अपने सपने को साकार करे। तो बताइए, प्रश्न है, ओजोन ओजोन छिद्र का मुख्य कारण कौन सी गैस है? जो ओजोन छिद्र है उसका उसका कारण मुख्य रूप से कौन सी गैस है? क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है ऐसा ओजोन छिद्र, या फिर मीथेन की वजह से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, या फिर नाइट्रोजन की वजह से? बताइए। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपको कमेंट करके बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः मुख्य रूप से किससे उत्सर्जित होता है, कहां किससे निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है मुख्य रूप से किससे निकलता है, बताना है आपको। ठीक है ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मुख्य रूप से कहां से निकलता है, कौन किससे उत्सर्जित होता है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए। दो प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है 4 वेद हैं, सामवेद प्राचीन है। बी कह रहा है 4 वेद हैं, ऋग्वेद प्राचीन है। सी कह रहा है 3 वेद हैं, यजुर्वेद प्राचीन है। और डी कह रहा है 4 वेद हैं और अथर्ववेद प्राचीन है। बताइए। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे नवीन वेद, नया वेद अथर्ववेद है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा, वेदत्रयी किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न है, अच्छा, ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसको मंडलों में विभक्त किया गया है साथियों, ध्यान रखेंगे। और इसमें 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब होता है मंत्र। वेदों का दूसरा नाम श्रुति भी है, क्योंकि इसको सुना जाता है, तो सुनने के वजह से इसका नाम श्रुति भी है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा? बताइए सही विकल्प कौन सा है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी कानपुर इज राइट आंसर है। अगले प्रश्न, अच्छा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को हम कहते हैं, और पूरे हिंदुस्तान का मैनचेस्टर हम किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि जो टेक्सटाइल का उद्योग है सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, इसलिए उसे हम हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहां से हुई थी? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई थी? तो साथियों ध्यान रखेंगे, विकल्प बी सही है, नागौर राजस्थान से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखेंगे, देखिए 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी विश्वामित्र ने प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना की। बात करें अगर गायत्री मंत्र की, तो साथियों ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में प्राप्त होता है हमें। ऋग्वेद के किस मंडल में? तो तृतीय मंडल में हमें ऋग्वेद प्राप्त आपका गायत्री मंत्र प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लिखा गया है। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। सूर्य देव यानी सवित्री को समर्पित है यह गायत्री मंत्र, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अभी आपने पढ़ा, अहमदाबाद है, विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी होगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 से लेकर के 21 को आपातकाल में नहीं हटाया जा सकता, ये ध्यान रखेंगे। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार इस बात को कहा गया कि अनुच्छेद जो 20 और 21 है उसे आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाया जा सकता। और अनुच्छेद 20 और 21 क्या कहता है? बताइए, अनुच्छेद 20 और 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या अल्पस? अल्पस है, कौन सा? देखिए साथियों, विश्व की सबसे आपकी लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ना वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विकल्प बी आपका सही है, ध्यान रखेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साथियों बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला की तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक है ये साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? क्या 1915, 1917, 1919, 1920? देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, 1917 में। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, साबरमती नदी के किनारे आश्रम को विधिवत स्थापित किया गया है 1917 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत साथियों 1973 में हुई। विकल्प बी आपका बिल्कुल ठीक है, 1973 में। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघों के संरक्षण हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है साथियों? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होती है। ठीक है ना। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट करके जरा बताइए। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखिए भाइयों, इसका सही विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी है, यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और उस बैठक में उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आपको ध्यान रखना है कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन वही पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कहाँ होती है इसकी बैठक? तो दिल्ली में होती है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 विकल्प है आपके सामने, बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो साथियों आप जानते हैं, आप जिस महाद्वीप में रह रहे हैं, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विकल्प बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे साथियों? बताइए। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, विकल्प सी सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में बादलों का बनना किस प्रक्रिया के कारण होता है? बताइए। वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण या ऊर्ध्वपातन? वायुमंडल में जो बादल का बनना है वो किस प्रक्रिया के कारण होता है? बताइए। देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी संघनन के कारण बादलों का बनना यह प्रक्रिया होता है। ध्यान रखेंगे, जलवाष्प जब ठंडी होकर जल की बूंदों में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं, तभी बादल बनते हैं साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है? चावल से, तिलहन से, हल्दी से या मछली से? तो साथियों ध्यान रखिए, इसका विकल्प बी सही है, यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अब आपको बताना है पीली क्रांति के जनक कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? देखिए, बहुत आसान है, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये आपके सभी एनसीईआरटी की किताबों से और एससीईआरटी की किताबों से लिए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 20, 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51 ए? तो देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 44 में ग्राम पंचायतों के गठन का बात हुआ है, यानी पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो देखिए साथियों, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना आवश्यक होता है, विकल्प बी सही है, ठीक है ना। उसके बाद है, प्रसिद्ध डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप सभी जानते हैं, प्रसिद्ध डांडी मार्च की शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई थी, ठीक है ना। साबरमती आश्रम कहाँ है? गांधीनगर में है। 22 मार्च 1930 को, ध्यान रखेंगे, 22 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू की। कौन सी यात्रा? डांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या है? जो आयन मंडल है उसका मुख्य कार्य क्या है? आप सभी जानते हैं, पृथ्वी नीचे से ऊपर के क्रम में पृथ्वी का वायुमंडल है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल है। अब सवाल यह है साथियों कि जो आयन मंडल है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, उसका मुख्य कार्य होता है रेडियो संचार में मदद करना, रेडियो तरंगों को वापस भेजना। तो विकल्प सी सही है। जितनी भी रेडियो तरंग या रेडियो की घटनाएं होती हैं, टेलीविजन, फोन की घटनाएं होती हैं, सब इसी मंडल में होती हैं, आपको ध्यान रखना है। यह पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित करके वापस भेजती है, ठीक है ना। अब प्रश्न अगला है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों, आप सभी जानते हैं, कल पढ़े भी थे आप लोग, रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, विकल्प सी सही है आपका। ध्यान रखेंगे, देखिए ये प्रश्न आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम में यही प्रश्न पूछते हैं तो फिर आपके हालत खराब हो जाते हैं। भारत में, अब आपको बताना है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए। देखिए साथियों, भारत में पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, विकल्प 20 ठीक है आपका। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, भारत की प्रथम प्रायोगिक जो जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर उत्तर प्रदेश की किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, देखिए पंजाब में। तो ध्यान रखना है, पंजाब उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य भी है और स्वर्ण मंदिर जो है वो पंजाब में स्थित भी है, ठीक है ना। अमृतसर शहर में स्थित है, हरमंदिर साहिब का ये मंदिर है, किसका? हरमंदिर साहिब का। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाना सबसे सुरक्षित माना जाता है?
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर वायु मंडल। तो देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है। समताप मंडल में जो भी जहाज उड़ाने की घटनाएं होती हैं वो सभी समताप मंडल में होती हैं। यहाँ मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, यहाँ साफ सुथरा रहता है। मौसम संबंधी रास्ता साफ दिखता है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। रेडियो तरंग वाली घटनाएं कहाँ होती हैं बताइए? आयन मंडल में होती है। ध्यान से समझिए, देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी घटना है, बारिश का आना, बादल का बनना, कुहा का छा, ये सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ाना, क्योंकि यहाँ साफ है, मौसम की घटनाएं नहीं है, इसलिए यहाँ सुरक्षित है। और वहीं पे रेडियो तरंग की घटनाएं आयन मंडल में होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क साथियों असम में स्थित है। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो साथियों जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। विकल्प सी सही है, ध्यान रखेंगे। समवर्ती सूची वह सूची है जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। जहाँ पे सिर्फ राज्य कानून बना सकता है उसे राज्य सूची कहते हैं। जहाँ पे केंद्र सिर्फ कानून बना सकता है उसे केंद्र सूची कहते हैं। जहाँ दोनों कानून बना सकते हैं साथियों उसे समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों, सही विकल्प है डिंगबोई, असम में। विकल्प बी सही है आपका। ठीक है ना? 1901 में स्थापित डिंगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जिसका नाम बदल करके गया जी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गया जी। वहीं सारनाथ में पहला उन्होंने उपदेश दिया। ठीक है ना? पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कुशीनगर उनका महापरिनिर्वाण स्थली है, यानी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई है, हुई थी, इसीलिए इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अच्छा, बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो देखिए साथियों, सही विकल्प है 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? अलीगढ़, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ। देखिए साथियों, सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी मुरादाबाद को हम पीतल शहर कहते हैं। पीतल के हस्तशिल्प और बर्तनों के कारण इसे पीतल नगरी के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए। देखिए, इस भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने साथियों? विकल्प बी ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के बाद अब भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस तत्कालीन जिले से हुई थी? बताइए। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस तत्कालीन जिले से हुई थी साथियों? क्या वह सहारनपुर था, चमोली था, नैनीताल था या देहरादून था? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी चमोली। बिल्कुल ठीक विकल्प है, ध्यान रखेंगे। चमोली के रेड़ी गांव से वनों की रक्षा के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को? देखिए साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी है, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है ना वो अपना त्याग पत्र सौंपता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो साथियों, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है यह। उत्तराखंड के भागीरथी नदी के
तट पर बना है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है साथियों, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। विकल्प बी सही है आपका, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने भारत में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर हिंद महासागर? तो साथियों इसका विकल्प सी सही है। आर्कटिक जो महासागर है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अब कमेंट करके आप ये बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अब मारियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो किस महासागर में पाया जाता है? कमेंट करके आपको बताना है। बाकी आज के इतने ही प्रश्न, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।